हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा एंड आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी समझेंगे कि क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। देखिए, मैं वैसे बीएनएस के सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में, बट इसमें मैंने आईपीसी के सेक्शन भी पहले ही बता रखे है कि जो बीएनएस में सेक्शन पढ़ा रहा हूँ वो आईपीसी में कौन सा सेक्शन होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अब एक केस से समझते हैं। रैग वर्सेस क्रूज एक केस था 1838 में। इसमें क्या हुआ था, एक पुलिस कांस्टेबल था, वो ए पर्सन जिसका नाम क्रूज था उसको अरेस्ट करने गया था। पर वहीं पे जो ए के होनहार दोस्त थे, बी सी डी जो भी मैंने नाम दे दिया इन्हें, तो उन्होंने मिलके कांस्टेबल के क्या किया, पीट दिया पकड़ के। तो भाई जब ये कोर्ट में केस गया तो वहाँ डिस्कशन हुआ कि क्या हम ए के साथ बी सी एंड डी इन चारों को जॉइंटली लायबल मान सकते हैं। किस लिए? पुलिस कांस्टेबल को पीटने के लिए। तो एक तरह का कि मान लीजिए कोई ग्रुप है। हम पहले सेक्शन चलो एक बार पढ़ लेते हैं। अ, हमारा बीएनएस में, आप जब अपनी बीएनएस खोलेंगे उसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 है, एंड अगर आईपीसी खोलेंगे उसमें सेक्शन 34 है, जो कि शो करता है किसके, ये प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी को बताता है। तो इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन अ criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। देखिए, जो जो मैंने इस सेक्शन में जो वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं वही इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि क्रिमिनल एक्ट, सेवरल पर्सन, कॉमन इंटेंशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, जॉइंट लायबिलिटी क्या है, हम एक एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास आपका कोई दोस्त आता है, कोई, ये आप है ए, आपके पास एक बी दोस्त आता है आपका, जो ये कहता है कि भैया एक एक्स पर्सन है, इसने मुझे बहुत गालियां दी और मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। तू ऐसा कर कि अपने और दोस्तों को बुला ले, सी डी ई को भी बुला ले, हम सब मिलके, अब ये सी डी ई भी आ गए एक साथ, हम अब भी इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हम सब मिलके इस एक्स को पीटते हैं पकड़ के। हम सब मिलके, ठीक है, इस एक्स को पीटते हैं पकड़ के। अब क्या करा, इन सब ने मिलके, भाई बी की लड़ाई थी, भाई दोस्त दोस्त चले जाते हैं, आप भी चले जाते होंगे, भैया हाथ साफ करके आएंगे। तो ये सब बी के साथ चले गए और एक्स को पीटने लगे। इसमें से क्या था कि जो ई पर्सन था, इसने तो बस सिर्फ दो ही थप्पड़ मारे उसे और साइड में जाके बैठ गया। पर ए बी सी और डी ने इतना मारा एक्स को जिसकी वजह से एक्स की डेथ हो गई। तो क्या मैं ई को लायबल मानूंगा मर्डर के लिए?
मर्डर तो नहीं मानेंगे, चलो उसका इंटेंशन उनकी पीटने के लिए थी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कह देंगे इसे हम। तो क्या ई लायबल होगा? तो वही हम अब पढ़ते हैं इस एग्जांपल के साथ ये सेक्शन हमारा। तो क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ इसके अंदर? पीटना। इज डन बाय सेवरल पर्सन, भाई एक से ज्यादा पर्सन थे, ए बी सी डी एंड ई, 5 पर्सन थे। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, हाँ इन सब की कॉमन इंटेंशन थी पहले, किसकी? कि एक्स को पीटने की। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, ईच, ये देखिए वर्ड, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट बी डन बाय हिम अलोन। तो इस एक्ट के अंदर मैं ई को भी, इस सेक्शन को यूज करके मैं ई को भी लायबल बना सकता हूं एक्स के डेथ के लिए, एक्स के कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, चाहे ई ने 2 थप्पड़ मारे। यहां पे हमने क्या देखा कि भाई क्रिमिनल एक्ट हुआ पीटने का, और क्या देखा कि भाई सेवरल पर्सन ने करा, सबने डिस्कशन करा एक साथ बैठ के कि हाँ भाई उसको अगले दिन पकड़ के पीटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी क्या हो गई? कॉमन इंटेंशन बन गई, प्री प्लानिंग हो गई, प्री प्लानिंग हुई ना। तो प्री प्लानिंग हो गई, तो चाहे उसमें से किसी एक पर्सन ने एक भी थप्पड़ मारा हो, वो सारे के सारे लायबल हो गए। समझ आ गया आपको? चलिए एक चीज और मैं इसमें, अब एक एग्जांपल्स और मैं आपको समझाया था इसके अंदर। अब मान लीजिए इस सेम चीज में ही भाई बी ए के पास गया और ए के साथ सी भी आ गया एक्स को पीटने के लिए। जाते जाते भाई इन्होंने अपना प्लानिंग बना ली पूरी, कॉमन इंटेंशन की क्या है? पीटने की। भाई जाते जाते इन्होंने डी को बुलाया, किया चल साथ में चल आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो डी को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता, कोई इंटेंशन नहीं है डी की कि ए सी और बी क्या करना चाहते हैं। अब ए सी और बी ने एक्स को पीट दिया जिससे उसकी एक्स की डेथ हो गई। क्या मैं डी को लायबल कर सकता हूं? नो, मैं डी को लायबल नहीं मान सकता अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस। यहाँ पे डी की कोई प्री प्लानिंग नहीं हुई ए सी एंड बी के साथ। यहाँ पे डी को पता ही नहीं कि ए सी और बी क्या करने चाह रहे हैं, पर क्या हुआ? डी पकड़ में आ गया पुलिस के। तो डी को, मतलब और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, पर डी हम इसको हम लाइबल नहीं बना सकते, अंडर जॉइंट लाइबिलिटी नहीं बना सकते डी की। तो मे बी आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें क्रिमिनल एक्ट पढ़ लिया, सेवरल डन बाय सेवरल पर्सन, कॉमन इंटेंशन समझ लिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट समझते हैं। जब आप बीएनएस में सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो उसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि एक्ट को डिनोट कर रखा है, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। चाहे कोई एक सिंगल एक्ट हो, क्या बोला? क्या कोई सिंगल एक्ट हो या कई सारे एक्ट्स का क्या हो? कॉन्ग्लोमरेशन हो, मतलब ग्रुप हो, कई सारे एक्ट से एक एक्ट बना, तो इसको भी मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में उसको एक एक्ट ही मानूंगा। मान लीजिए एक पर्सन भाई गेट पे खड़ा था कि कोई आ ना जाए, भाई 2 पर्सन पीट रहे थे पकड़ के एक्स को, तो एक्ट तो सबके अलग अलग है,
पर इंटेंशन सेम है। तो इस सारे जितने भी अलग अलग एक्ट करे हैं सबने, सबको मैं एक ही एक्ट मानूंगा। ठीक है, अब इसको केस लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा समझते हैं। सबसे बरिंदर कुमार घोष केस है, इसको हम पोस्ट ऑफिस केस भी बोलते हैं, बरिंदर कुमार घोष केस पोस्ट ऑफिस केस। इसमें क्या हुआ था कि 5 से 6 लोग एक पोस्ट ऑफिस को लूटने गए थे, जहाँ पे जो बरिंदर कुमार जी थे वो गेट पे खड़े थे, बस जस्ट वो गेट पे खड़े थे। वहीं पे जो उनके साथी थे, 3 साथी थे, उन्होंने 3 पर्सन ने क्या करा, गोली मार दी, शूट कर दिया पोस्टमैन को अंदर, मतलब जो भी ऑफिसर बैठा था पोस्ट ऑफिस में उसे, और उसकी डेथ हो गई। तो कोर्ट में केस गया कि क्या मैं बरिंदर कुमार घोष को लायबल बना सकता हूँ। यस, मैं बरिंदर कुमार घोष को अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी और अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस के अंदर क्या कर सकता हूँ, लायबल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बरिंदर कुमार घोष की जो की प्लानिंग भी इनके साथ हुई थी, इनकी कॉमन इंटेंशन भी थी कि भैया लूटना है पूरा का पूरा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है कि एन एक्ट एन क्रिमिनल एक्ट, सॉरी एक्ट है नहीं, क्रिमिनल एक्ट जो भी हुआ कई सेवरल पर्सन के ने किया, कब किया, कॉमन इंटेंशन बनने के बाद, प्री प्लानिंग के बाद उन्होंने वो किया। और जो भी एक क्रिमिनल एक्ट होगा, क्या क्रिमिनल एक्ट हुआ यहाँ पे, डेथ हुई यहाँ पे, वो ऐसा इन सबको लायबल माना जाएगा जैसे हर एक पर्सन ने वो मर्डर किया हो। तो बरिंदर कुमार घोष में ये हुआ था, पोस्ट ऑफिस केस है जिसमें बरिंदर कुमार को लाइबिलिटी बनी थी। अब इसमें क्रिमिनल एक्ट का मीनिंग बताया था। क्रिमिनल एक्ट मीन्स यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, यूनिटी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। भाई कोई गोली मार रहा है, कोई गेट पे खड़ा है, कोई आ ना जाए, कोई लूट रहा है, तो ये सारे क्या हो गए, यूनिट अलग अलग क्रिमिनल बिहेवियर है। तो इन सबका यूनिटी को क्या हम बोले, क्रिमिनल एक्ट हो गया। विच रिजल्ट इन समथिंग फॉर विच एन इंडिविजुअल वुड बी पनिश्ड इफ इट वर ऑल डन बाय हिमसेल्फ अलोन, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसमें एक चीज और गई थी कि अगर ही आल्सो सेड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मैंने बरिंदर कुमार घोष का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वो सिर्फ गेट पे खड़े थे, पर पूरी प्लान की डिस्कशन थी क्या होगा, ठीक है, सब कुछ प्री प्लान था। तो उसमें उनको जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर उनको लायबल बनाया गया। सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 इंक्लूड द सीरीज ऑफ एक्ट। द एक्ट इन अ लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन मस्ट इंक्लूड द होल एक्शन कवर्ड बाय अ क्रिमिनल एक्ट। तो हमने यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट समझ लिया है, अब हम समझते हैं कॉमन इंटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इस केस लेंगे महबूब शाह एम्परर केस लेंगे इसके अंदर, इसको हम रीड कटिंग केस भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, पहले रीड कटिंग केस मतलब फसल उगी हुई थी, तो कोई एक पर्सन था ए, उसने महबूब शाह के खेत की फसल भी काटना शुरू कर दी। ठीक है, ये कम से कम 3-4 लोग थे, जिसमें से एक पर्सन पे क्या थी, पिस्टल थी, और महबूब शाह एंड 3 अदर पर्सन को नहीं पता था कि इस पर्सन पे पिस्टल है। भाई इन सब ने ए को धमकाया कि भैया तू हमारे यहाँ की फसल मत काट, हम तुझे पीट देंगे पकड़ के। वहीं पे इन महाशय ने क्या करा, अपनी जेब से पिस्टल निकाली और ए को गोली मार दी। तो इस केस के अकॉर्डिंग हम ये कहना चाहते हैं कि क्या महबूब शाह को हम जॉइंट लाइबिलिटी के अंदर लाइबल बना सकते हैं। तो इसमें जस्टिस माधव नैयर थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, सबसे पहले देयर वॉज नो प्री अरेंज प्लान इन महबूब शाह केस। कोई प्री अरेंज प्लान नहीं था, इंस्टेंट था सब कुछ, ना किसी ने डिस्कस करा इनमें से कि भैया हम इसको जान से मार देंगे। उस पर्सन ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सीधा उसको
गोली मार दी। सो सबकी सिमिलर इंटेंशन तो थी भाई उसको भगाना है, पर कॉमन इंटेंशन नहीं थी कि भैया उसको जान से मारना है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं इसके अंदर, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें क्या है, कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर टू अक्रेंस। भाई कुछ कोई एक्ट करने से पहले ही कॉमन इंटेंशन बननी चाहिए, समझ रहे हो ना। भाई उसको पीटने से पहले ही सब में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए कि भैया हम सब मिलके इसको भैया पीटेंगे। और कॉमन इंटेंशन वो कैसे बनेगी, इशारों में भी बन सकती है, ऑन द स्पॉट भी बन सकती है, बट एटलीस्ट कुछ तो इंट्रैक्शन होना चाहिए सबके अंदर कि भैया हाँ भाई इसको मारना ही मारना है या फिर इसको लूटना ही लूटना है। सबसे पहले कॉमन इंटेंशन शुड बी प्रायर टू अकरेंस और इट रिक्वायर्स प्री अरेंज प्लान। पहले से ही कोई अरेंज प्लान होना चाहिए, तभी हम कॉमन इंटेंशन प्रूफ कर सकते हैं। भाई कोर्ट में ऐसा क्यों आता है कि हम लैक ऑफ एविडेंस के की वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम वहां पे कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने में असफल हो जाते हैं। कॉमन इंटेंशन प्रूफ करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन के लिए सबसे पहले एक्ट से पहले होना चाहिए, दूसरा प्री अरेंज्ड होना चाहिए इसके लिए प्लान। प्री अरेंज प्लान बताना पड़ेगा भैया इन्होंने सबने मिलके कोई प्री अरेंज प्लान बनाया था, जिसकी वजह से हमें, चाहे वो बंदा गेट पे खड़ा था, चाहे उस बंदे ने कुछ नहीं किया, इसको लायबल माने या ना माने। नेक्स्ट केस आता है हमारा ऋषि दियो पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन्होंने इसमें क्या बोला था, कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप्ड एट द स्पॉट। एक स्पॉट पे भी क्या हो सकता है, कॉमन इंटेंशन बन सकती है। भाई ये नहीं है कि भैया 2 दिन पहले ही इन्होंने कुछ प्लान किया था तभी उसको हम प्री प्लानिंग मानेंगे, नहीं। किसी पर्सन ने भड़काया और उन्होंने सबसे मिलके डिस्कस कराया, भैया अब तो सबने डिस्कस करा भैया इसको तो अभी मारेंगे, तो ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकती है। इज इट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, क्या सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 एंड क्या, और ये तो बीएनएस का गिनेंगे, एंड सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, क्या ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस है? नहीं। सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 एक ऑफेंस नहीं है, ये जस्ट जॉइंट लाइबिलिटी। किसी मतलब मान लीजिए 4 पर्सन ने करा है, हमें 5वें पर्सन को भी लाइबल बनाना है, तो इसको लाइबल बनाने के लिए हमें ये सेक्शन चाहिए होता है। ये अपने में कोई ऑफेंस नहीं है, ये बस किसी पर्सन को लाइबल बनाने के लिए काम आता है। ये केस है गुरुदत्त मल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965। It is well settled that section 3 subclause 5 of BNS does not create a distinct offense, it only lays down principle of joint liability। भाई सीधा क्वेश्चन आ सकता है, भाई प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 3 सबक्लॉज 5 ऑफ बीएनएस में। मैं बीएनएस क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब जो भी आएगा वो बीएनएस के सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लाइबिलिटी, सुरेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें सब कुछ ही इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था, मतलब सब कुछ ही ख़त्म इन्होंने कर दिया था। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले सेक्शन 2 सब क्लोज 1 डिनोट सीरीज ऑफ एक्ट्स एज सिंगल एक्ट। दिस मीन्स अ क्रिमिनल एक्ट कैन बी सिंगल एक्ट और इट कैन बी कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सीरीज एक्ट, कि एक एक्ट एक सिंगल एक्ट भी हो सकता है और कई सारे एक्ट को मिला के भी एक सिंगल एक्ट बन सकता है, तो इन सबको हम क्रिमिनल एक्ट बोल सकते हैं। सेक्शन 3 सबक्लॉज 5 रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी ये होता है, आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा कि भैया किसी के रॉन्ग डूइंग की वजह से किसी अदर पर्सन को लाइबल बनाया जाए, अदर पर्सन को भी लाइबल बनाया जाए, तो उसको हम वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं।
क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, मेक अ पर्सन लायबल फॉर एक्शन ऑफ एन ऑफेंस नॉट कमिटेड बाय हिम बट बाय अनदर पर्सन विद हुम ही शेयर द कॉमन इंटेंशन। वही है, इस सेक्शन के लिए हमें कॉमन इंटेंशन को ही प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये कह रहा है नॉन सब्सटेंटिव ओवरसन ओनली एविडेंस, ये ओनली एक एविडेंस के लिए यूज होता है सेक्शन 3 सब क्लॉज 5। मतलब it is a rule of evidence does not create substantive offense. It means this section itself does not constitute any offense. Only use of this section is to prove the liability of the co-accused. If there is only one person, अगर एक ही पर्सन होगा जिन्होंने क्राइम किया है, वहाँ पे ये सेक्शन यूज नहीं होगा, क्योंकि उस डेफिनेशन में हमने देखा है कि एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स लिखा हुआ है, मतलब एक पर्सन से ज़्यादा। pre-arranged plan must precede the act constitute an offense। ये कैरी फॉर्म इम्पोर्टेंट पॉइंट कराया था इसके अंदर। हाँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। भाई कॉमन इंटेंशन प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। कॉमन इंटेंशन मेनली सर्कमस्टांस ऑफ केसेस को देख के ही प्रूफ करा जाता है। सर्कमस्टांस ऑफ केस से ही हमें क्या ली जाती है, इन्फ्रेंस ली जाती है। तो कॉमन इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन ईच केस टू बी प्रूव्ड मेनली एज अ मैटर ऑफ इन्फ्रेंस फ्रॉम सर्कमस्टांस ऑफ द केस। केस के सर्कमस्टांस को देख के ही कॉमन इंटेंशन को हम बता सकते हैं तो है या नहीं है। हाँ, प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इज नेसेसरी। पहले भैया अलग डेफिनेशन थी, पहले का ज़माना अलग था जब आईपीसी लिखी गई, बट अब का ज़माना अलग है। आपके पास कंप्यूटर के थ्रू भी आप क्राइम कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू भी आप क्राइम कर सकते हैं, बाइनोकुलर्स भी, मतलब दूरबीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वन कैन यूज़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, बाइनोकुलर्स, मोबाइल एक्सेट्रा स्टिल इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन कमीशन ऑफ क्राइम। भाई इसको कैसे मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, भाई कोई ए पर्सन है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब मिलके कोई क्राइम कर रहे हैं एक्स के अगेंस्ट, कोई क्राइम कर रहे हैं एक्स के अगेंस्ट, जहाँ पे जो ई पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर से हैकिंग कर रहा है एक्स के कैमरास को कि भैया कैमरा मैं बंद कर दूँ। तो यहाँ पे ई भी क्या होगा, जॉइंटली लायबल होगा, जो ए बी सी डी एक्स के साथ करेंगे उसके लिए। मतलब फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, चाहे वो भैया दुनिया के दूसरे कोने से बैठ के कर रहा हो ही, ठीक है। इलीगल ओमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने एक्ट पढ़ा था कि कुछ करना, क्या कुछ ना करना भी एक तरह का हम एक्ट मान सकते हैं? हाँ, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, ए इंटेंशनली टू किल जेड, भाई ए की इंटेंशन है जेड को जान से मारने की। ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, वो जेड को खाना ही नहीं दे रहा जिससे जेड कमज़ोर हो जाए, ए की इंटेंशन है। वाइल बी एंड सी बोथ बीट जेड टू डेथ, और जो बी और सी है वो जेड को पीट पीट के जान से मार देते हैं। ये सब ए बी एंड सी का प्लान था पहले से, प्री प्लान कि भाई ए जो है वो खाना नहीं देगा एंड बी और सी इसको पीटेंगे। क्या ए लायबल होगा? यस, ए को हम सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 के अंदर लायबल कर सकते हैं, जहाँ पे ए का एक्ट क्या था, ए का एक्ट इलीगल ओमिशन था कि जेड को खाना ना देना, एक तरह का ओमिशन है, अपनी ड्यूटी से भटकना। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इस वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी हमने समझ लिया है, कई सारे केस लॉस भी पढ़ ली है, मेनली सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोस में और डालता रहूँगा। एंड थैंक यू वेरी मच।